नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम SSC JEE 2007 का क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2008 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2007 का क्वेश्चन है और इसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ निम्न में से कौन है। तो निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक मरकरी है। कौन है? पारा है हमारा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वह कौन सी धातु है? मरकरी है। वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वह मरकरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल के जो स्तर रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, उसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? ट्रोपोस्फेयर क्या है? फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या है? मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर क्या है? बहिर्मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं उसको? बहिर्मंडल। एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा है वायुयान चलता है वो किस में चलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है। किस में चलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है। किस में चलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसमें जो इसके निचले स्तर में तापमान स्थिर रहता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्तर है जिसमें रेडियो तरंगे वापस लौट आती हैं पृथ्वी पर परावर्तित होकर। तो वह हमारा कौन सा होता है? आयनोस्फेयर। कौन सा होता है? आयनोस्फेयर। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। आयनोस्फेयर में रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। कौन सा? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में जो उपस्थित गैस के कण होते हैं विद्युत आवेशित होते हैं। और आवेशित युक्त कणों को आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशित युक्त कणों को आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जब रेडियो तरंगों को पृथ्वी से प्रेषित किया जाता है तो आयन मंडल द्वारा यह परावर्तित करके पृथ्वी पर ही भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कब होता है। तो किसी वस्तु का भार सबसे अधिकतम कब होता है? वैक्यूम में होता है। कब होता है? वैक्यूम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल के साथ सूर्य जिस गुरुत्वीय बल के साथ पृथ्वी को आकर्षित करता है वह किसके बराबर होता है। अगर वह पृथ्वी बोल रहा है कि उस बल से कम है जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करता है। अर्थात यह कह रहा है, ये अगर सूर्य है, इसमें जो अवस्थाएं बताई गई हम वो बताते हैं। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन काम करता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो होता है, अगर m द्रव्यमान इसका है, m द्रव्यमान पृथ्वी का है, तो दोनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है यह दोनों के गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के यूनिवर्सल होता है बीच की दूरी का। हमारा यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ऐसे कुछ काम करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो बल लगाया जाता है
उसमें से कौन सा बल अधिकतम होता है, या कौन पूछ रहा है, या कौन सा बल कम होता है। तो यदि कोई इसके द्वारा अगर लगाया गया बल अधिकतम होता तो यह क्या करता, पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता और पृथ्वी आके इसमें चिपक जाता। अगर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल सूर्य द्वारा लगाए गए बल से अधिकतम होता तो पृथ्वी क्या करता, आके सूर्य के पास चिपक जाता। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, सब अपनी दूरी पर दोनों बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर मात्रा में गुरुत्व बल लगाते हैं, आरोपित करते हैं। तो हमको यहाँ सही आंसर देखना है। सही आंसर वो रहा कि उस बल से कम क्या है, उस बल से कम जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। बोला उतना ही जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करता है। हमारा सही आंसर क्या बनता है, हमारा यहाँ सही आंसर बी बन जाता है। क्या हो जाता है, बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 किलोग्राम भार को पृथ्वी के से 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़ के रखने पर किया जाने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी इंटू कॉस थीटा। तो हमारा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एफ से क्या हो जाएगा, फोर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। हमारे डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, मास जो दिया है 25 हो जाएगा। ए का मान त्वरण कितना हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा। और जो हमारा कॉस थीटा है, यह थीटा हमको देखना है कि थीटा का मान कितना हुआ। क्या हुआ, जो थीटा का मान है यह कितना हुआ। तो थीटा का मान देखना हमारा कितना हुआ। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जो बल लग रहा है, हम बल जो लगा रहे हैं, बल कैसे लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगा रहे हैं, और इसके बीच क्या बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। हमारा जो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री। और काश 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी कॉस थीटा। तो पी से हम अगर प्रेजेंट कर देते हैं बल को, तो पी बराबर एम इंटू ए हो जाएगा। एम की वैल्यू हम रख दी, ए की वैल्यू रख दी हमने, और डी की वैल्यू 1 मीटर दिया रख दिया। और जो इनके बीच जो कोण बनता है, वो कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 0 हो जाएगा। पूछता है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या होती। तो हमारे पृथ्वी की किस गति के कारण, पृथ्वी की एक्सियल गति के कारण, पृथ्वी की जो अपनी अक्ष पर गति करता है, उस गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी की लंबाई क्या होगा। तो मंडल न होने पर पृथ्वी की लंबाई में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है, सही आंसर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिन बच्चों को विशेषतः पश्चिमी देशों में बहुत कम धूप मिलती है, वो किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, पेट बाहर आ जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होता है, ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। स्कर्वी विटामिन स्कर्वी किससे की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बाध्यता जिसमें क्या होती है, फर्टिलिटी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसका विटामिन ई के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन ई के कारण, स्कर्वी विटामिन सी के कारण। और जो विटामिन के कारण क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन ए कमी के कारण रतौंधी हो जाती है, जिसमें व्यक्ति को रात में देखने में असमर्थता होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को दृढ़ और अधिक उछलने वाला, अर्थात क्या है, बाउंसिंग, अधिक उछलने वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं।
क्या कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फ़र मिलाया जाता है, जो जिससे वो क्या हो जाता है, अधिक स्पंजी हो स्पंजी नहीं, बाउंसिंग करता है, वह अधिक उछलता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है, सही आंसर सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा जो रबड़ का उत्पादक कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक केरल है। कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक केरल है। इंडोनेशिया में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है, पश्चिमी देशों में। जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट जो एशिया होता है, उसमें रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी होती है, तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी होती है, जल की होती है, लगभग 70%, और लगभग 50% प्रोटीन की मात्रा होती है, सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद हमारा शरीर उसके बाद जो हमारा शरीर होता है वसा, प्लाज्मा आदि से मिलके बना होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाता है, सही आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी किस परिघटना पर कार्य करती है, तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। क्या किस पर कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह क्वेश्चन किससे है, कंप्यूटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है, ट्रांजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व। जो ट्रांजिस्टर होता है हाई स्पीड मेमोरी, क्या होता है, ट्रांजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी जो होती है, यह इस कहाँ स्थित होता है, यह कहाँ स्थित होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूनिट में उपस्थित होता है। किस में होता है, इनपुट और आउटपुट यूनिट में उपस्थित होता है। सॉरी, तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यह सीपीयू में स्थित होता है। किस में स्थित होता है, यह सीपीयू में स्थित होता है। ट्रांजिस्टर किस में स्थित होता है, तो सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, रजिस्टर जो उस उच्च गति स्मृति वाली हाई स्पीड मेमोरी होती है एलिमेंट, यह किस में स्थित होता है, तो ये हमारे सीपीयू में स्थित होता है। सीपीयू को क्या फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वयस्क मानव कंकाल, क्या है, वयस्क मानव कंकाल में कितनी होती है, वयस्क मानव में कंकाल की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव में कंकाल की संख्या 206 होती है। कितनी होती है, 206 होती है। और यही बच्चों में कितनी होती हैं, यही बच्चों में इसकी संख्या 300 होती है। कितनी होती है, नवजात शिशु में 300 होती है। इंडिया 2020 में अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है, ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में जब बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ाया गया जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, स्वदेशी। उसका नाम क्या रखा गया था कि स्वदेशी। हमारा सही आंसर बी बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 में। कब हुआ, 1942 में। गांधी जी द्वारा कुछ फेमस असभ, क्या है, गांधी जी द्वारा किए गए कुछ आंदोलन है, असभ, याद रखिए। असहयोग आंदोलन किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया गया।
यह 1942 में किया गया, यह 1930 में किया गया, यह 1920 में किया गया। कब किया गया? इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो सकता है। जो असहयोग आंदोलन किया गया, यह कब किया गया? सन 1920 में किया गया। कब किया गया? सन 1920 में किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने चलाया था। कब चलाया था? 1920 में चलाया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन 1920 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों की विभिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? तो यह मुख्यतः इस किस्म का कार्य था, यह बाबर का कार्य रहा था। कौन सा कार्य रहा था? बाबर का। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। बाबर ने ही क्या किया था? बाबर ही जी मुगल शासक था जिसने मुगल लोग को उनकी जो सिद्धांत थे और विचारों को स्थापित किया। उसने ही प्रथम बार सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने बादशाह घोषित किया, स्वयं को बादशाह घोषित किया था। अब बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम पात्र आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? तो निम्न में से जो उप प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का अगर पूछे कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि प्रति चक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण कैसा होता है? तो जब चक्रवात आता है चक्रवात में क्या होता है? अंदर लो होता है। क्या होता है? लो होता है। बाहर की ओर यह उठते हैं। कैसा होता है? बाहर से अंदर की ओर इसमें गति होती है। क्या होती है? बाहर से अंदर की ओर इसमें गति होती है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। किसमें? अंदर लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये अंदर की तरह गति करते हुए ऊपर उठती है। जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है? तो प्रति चक्रवात में यह बाहर की ओर, इसमें क्या होता है? बाहर की ओर यह फैलते जाता है। ये छोटे से बाहर की ओर फैलते जाता है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ उच्च हाई प्रेशर होता है, बाहर की ओर लो प्रेशर होता है। तो धीरे धीरे यह फैलते जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या बनता है? प्रति चक्रवात में क्या होता है? सेंटर में इसके, तो प्रति चक्रवात में इसमें उच्च दाब होता है। यही पूछता कि चक्रवात के केंद्र में कैसा अभिलक्षण होता है? तो चक्रवात के केस में क्या हो जाएगा? न्यून हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यून हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रति चक्रवात पूछा है तो प्रति चक्रवात में उच्च दाब हो जाता है सेंटर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पणजी में। कुछ और देख लेते हैं हम। जो संस्थान है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, यह कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित है, गोवा की राजधानी। केंद्र चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र यह चेन्नई में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो यह पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। यही पूछा जा सकता है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो यह पुणे में है। खगोल संस्थान कहाँ है? तो यह बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तूतीकोरिन का मत्स्य पतन स्थित है। तो तूतीकोरिन का मत्स्य पतन कहाँ स्थित है?
कोरोमंडल में तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। और कोरोमंडल तट किसको बोला जाता है? कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? तूतीकोरिन मत्स्य पतन कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। और यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी एवं विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय भागों को कोरोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा क्या उत्पादक कौन सा है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पर फिलीपींस है और थर्ड नंबर पर इंडिया है। कौन है? थर्ड नंबर पर इंडिया है। अभी हम जो देखा कि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नारियल की खेती करने वाला, नारियल का उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 44,570 टन के विमान का वाहक एडमिरल गोर्सकोव को भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित 6900 करोड़ रुपए की पैकेज के डील के अंतर्गत भारत के लिए सेवरड्रो विस्नोक और अनुरूपांतरित किया जा रहा है। उसे दिया गया नया नाम क्या है? तो उसे दिया गया नया नाम क्या है? विक्रमादित्य है। क्या है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो जीडीपी का घरेलू उत्पाद का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वह कितना रखा गया था? कितना रखा गया था? 8% रखा गया था। यह कब से शुरू हुआ था? तो यह 1991 से शुरू हुआ था और यह 2017 तक 2012 से 2017 तक इसकी कौन सी परियोजना चल रही थी? योजना यह 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, लेकिन इसे क्या किया गया? 2015 में ही रोक के 1 जनवरी से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। किसकी? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व व्यापार केंद्र का पर आक्रमण के बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए यूएसए द्वारा कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑपरेशन इन्फिनाइट जस्टिस शुरू किया गया था। कि कौन सी? यूएसए द्वारा व्यापार केंद्र पर जो वर्ल्ड ट्रेड जो था उस पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो यूएसए द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उस जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम इन्फिनाइट जस्टिस था। क्या था? इन्फिनाइट जस्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जुलाई के बर्लिन में आयोजित फीफा यह उस समय का किस करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ जुलाई में बर्लिन में आयोजित फीफा, क्या फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा जा सकता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। विश्व कप जो फाइनल है यह किस देश में जीता था? तो यह किस देश ने जीता था? यह फ्रांस ने, इटली ने जीता था। किसने जीता था? इटली ने जीता था। और जो वर्तमान में है, क्या है? जो वर्तमान में है प्रेजेंट में यह कहाँ खेला गया है? 2018 में खेला गया था। और कहाँ? 2018 में खेला गया था। कहाँ? 2018 में। और विजेता कौन रहा था? विजेता फ्रांस रहा था। कौन रहा था विजेता? 2018 में खेला गया विजेता देश कौन रहा? तो फ्रांस रहा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ? तो फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और ज्यूरिक किसकी? ज्यूरिक में है। ज्यूरिक क्या बोलते हैं? ज्यूरिक कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। यह लास्ट कब खेला गया? तो लास्ट यह 2018 में खेला गया। यह विजेता कौन रहा? तो फ्रांस विजेता रहा है। नेक्स्ट कहाँ खेला जाएगा? नेक्स्ट कतर में खेला जाएगा 2022 में। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।